यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बचपन एवं अभिवृद्धि यानी कि बाल विकास की कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे बुद्धि से संबंधित बातें। बुद्धि से संबंधित जो सिद्धांत है उसकी चर्चा कर रहे थे। आज ये लास्ट सिद्धांत है, यानी बुद्धि के सिद्धांतों में ये अंतिम सिद्धांत होगा और हम पढ़ेंगे आज जेपी गिलफोर्ड का त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है संरचनात्मक बुद्धि सिद्धांत। त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत का मतलब है कि जेपी गिलफोर्ड और उनके साथियों ने इस बुद्धि को तीन विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखा। तीन विमा, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप जानते ही हैं, यानी कि 3 डायमेंशनल। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी तीन विमाओं के परिप्रेक्ष्य में इसको देखा और तीनों विमाओं को उन्होंने अलग अलग नाम दिया। पहली विमा को उन्होंने नाम दिया कि विषय वस्तु, दूसरी विमा को नाम दिया संक्रिया और तीसरी विमा को नाम दिया परिणाम। तो इसी परिप्रेक्ष्य में, तीन विमा के परिप्रेक्ष्य में आज हम जेपी गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत जो बुद्धि का है उस पर चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में जिसको इसकी ज़रूरत है उसके पास तो ज़रूर शेयर करिए, और नहीं तो आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हों उस ग्रुप में एक बार ज़रूर शेयर करिए, जिससे जिसको ज़रूरत हो उस तक ये वीडियो या क्लास पहुंच सके। तो हम चर्चा करेंगे जेपी गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत की। जेपी गिलफोर्ड त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत। जेपी गिलफोर्ड का त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत कहता क्या है? जेपी गिलफोर्ड का कहना था कि बुद्धि के जो तत्व होते हैं उनको हमको तीन विमाओं के रूप में हमको देखना चाहिए, तीन विमाओं के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। ये जो तीन विमाएं होती हैं ये कौन कौन सी होंगी, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। तीन बीमा में जो पहली बीमा इन्होंने बताया, तो पहली बीमा में इन्होंने कहा कि विषय वस्तु। दूसरी बीमा को इन्होंने नाम दिया संक्रिया और तीसरी बीमा को इन्होंने नाम दिया परिणाम या उत्पाद। अब इन्होंने कहा कि जो किसी भी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है उसकी कोई ना कोई विषय वस्तु होती है। कोई ना, ऐसा नहीं है कि हमारे सामने ऐसे ही समस्या आ गया, किसी ना किसी रूप में वो हमारे सामने समस्या आता है। तो वह समस्या जो हमारे सामने आता है वो किस रूप में आता है, उसी को यहाँ कहा गया कि विषय वस्तु। तो विषय वस्तु में जो हमारे सामने समस्या आती है उस समस्या के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है कि समस्या किस रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। या तो वह समस्या आकृतिक होगी, या तो वह समस्या सांकेतिक होगी, या तो वह समस्या शाब्दिक होगी, या तो वह समस्या व्यवहारिक होगी। तो आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक और व्यवहारिक। आकृतिक, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक। यानी कि जो हमारे सामने समस्या प्रस्तुत की जाती है वह या तो आकृति के रूप में, यानी समस्या हमारे सामने आकृति के रूप में आ सकती है, या सांकेतिक रूप में, जैसे विभिन्न जो चिन्ह होते हैं, विभिन्न जो अक्षर होते हैं, इसके रूप में आ सकता है, या शाब्दिक रूप में वर्बल प्रॉब्लम हमारे सामने आ सकता है, या जो व्यवहार की चीजें हैं उसमें हमारे सामने आ सकता है। यानी जो समस्या हमारे सामने आती है वो इन चार रूपों में हमारे सामने आती है। अगर आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे तो आपके सामने जो समस्या आती है या तो वह आकृतिक होगी, या तो वह सांकेतिक होगी, या तो वह शाब्दिक होगी, और या तो वह व्यवहारिक होगी। इसके अलावा आप खुद सोचिए,
कि क्या इसके अलावा हमारे सामने जो समस्याएं आती हैं, अगर इसको हम हटा दें तो क्या इसके अलावा भी कोई समस्या हमारे सामने आती है? इसी किसी ना किसी रूप में आती है। आकृतिक का मतलब जैसे चित्त पूर्ति परीक्षण, आकृतिक हो गया। सांकेतिक का मतलब क्या हो गया कि जहां पे हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कि गणितीय संक्रिया जो होती है वहां हम चिन्ह का, अक्षर जो लिखते हैं वो संकेत ही है। अक्षर क्या है? एक प्रकार का संकेत ही है, एक प्रकार का चिन्ह ही है। शाब्दिक का मतलब हमको शब्दों के माध्यम से कुछ समस्याएं आ सकती हैं, शब्दों में ही उसका हमको हल करना होता है। और व्यवहारिक जो हम रोजमर्रा की जिंदगी हमारी है उसमें कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हमारे सामने आती हैं। तो इन्होंने विषय वस्तु में कहा कि जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं वह इन 4 रूपों में आ सकती हैं। पहला आकृतिक, दूसरा सांकेतिक, तीसरा शाब्दिक और चौथा व्यवहारिक। फिर उसके बाद इन्होंने जब संक्रिया की बात की तो कहा जब हमारे सामने ये समस्या आती है तो हम उस पर कुछ ना कुछ काम करना शुरू करते हैं। संक्रिया का मतलब कि हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो जब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं तो काम करने के दौरान क्या क्या होती है, क्या बातें होती है? तो सबसे पहले आता है संज्ञान। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आएगा संज्ञान। यहां सबसे पहले आएगा संज्ञान। उसके बाद आएगा स्मरण। उसके बाद आएगा अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन। उसके बाद आएगा अपसारी चिंतन। अभिसारी और अपसारी, अभिसारी का मतलब, अभि का मतलब होता है वो एक तरीके से केंद्रीकरण की स्थिति होती है, और जब अपसारी की बात की जाती है तो वह एक तरीके से विकेंद्रीकरण की स्थिति होती है। तो यह जो होगा आपको इसको समझना होगा कि अभिसारी क्या है और अपसारी क्या है, और लास्ट में हम क्या करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं। तो ये जो संक्रिया वाली अवस्था है इसमें जब आप देखेंगे तो सबसे पहले संज्ञान, यानी सबसे पहले क्या कहा गया, हमारे सामने जब कोई भी समस्या आती है तो या तो आकृति के रूप में आएगी, या तो संकेत के रूप में आएगी, या तो शब्द के रूप में आएगी, या व्यवहार के रूप में आएगी। जब हमारे सामने समस्या आ जाती है तो हम उस समस्या के समाधान में लग जाते हैं, और जब उस समस्या के समाधान में लगते हैं तो सबसे पहले संज्ञान, उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास हम करते हैं। उस समस्या के बारे में हम जानकारी करने का प्रयास करते हैं, तो इसी को कहा गया संज्ञान। मतलब हमारे दिमाग में ये चीज है, हम इसको जान रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं, तो उसी को कहा जाता है संज्ञान। संज्ञान को अगर आप विस्तृत रूप में देखेंगे तो जितने भी मानसिक क्रियाएं होती हैं सब इस संज्ञान के अंतर्गत आ जाएंगी। संवेदना से लेकर के और धारण तक का सारी बातें इसमें संज्ञान में आएंगी। उसके बाद जब हम उस समस्या के बारे में समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो होता क्या है, अब हम उसको अपनी धारण क्षमता में रखते हैं, अपनी स्मृति भंडार में उसको क्या रखते हैं और देखते हैं क्या इस समस्या से संबंधित कोई भी इससे पूर्व हमारे पास अनुभव है इस समस्या को समाधान करने का। तो उसी को कहा गया स्मरण, यानी संज्ञान। उस समस्या के बारे में पूरा पहचान करने के बाद हम अपने स्मरण, जो धारण क्षमता हमारी है या जो धारण हमने आज तक किया है, वहां जाते हैं और पूछते हैं कि ये जो समस्या हमारे सामने आई क्या इससे संबंधित कोई अनुभव हमारे पास है। अगर हाँ, उससे संबंधित कोई हमारे पास अनुभव है तो हम उसका समाधान उसी अनुभव के आधार पर कर देते हैं, और अगर हमारे पास वह अनुभव नहीं है तो हम क्या करते हैं, दूसरे रूप में सोचना प्रारंभ करते हैं। तो अभिसारी चिंतन का मतलब होता है कि जो परंपरागत चिंतन होता है, यानी पहले से जैसा आया है वही अगर समाधान हम करते हैं, यानी जो हमारे अनुभव हैं, जो हमने आज तक सीखा है, यदि उसी के आधार पे अगर हम अपना ये समस्या समाधान करते हैं, यानी परंपरागत रूप से अगर हम समस्या का समाधान करते हैं, जैसे सब करते हैं वैसे हमने भी कर दिया, तो इसका मतलब वो अभिसारी चिंतन के आधार पे हमने समस्या का समाधान किया। यदि हम उस समस्या का समाधान
अपनी सृजनात्मक क्षमता के आधार पर, अपनी रचनात्मक क्षमता के आधार पर, अपनी अपसारी चिंतन के आधार पर हमने किया, तो इसका मतलब कि वह जो समस्या समाधान होगा उसका जो तरीका होगा वह एक नवीन रूप में होगा, यानी उसका हमने कोई नया समाधान ढूंढ लिया। इस प्रकार जो होगा उस समाधान को हम कहते हैं सृजनात्मकता के आधार पर समस्या का समाधान करना। वह एक नवीन समाधान होगा, वह एक मौलिक समाधान होगा, और इस समाधान का जो कारक रहा है वह अपसारी चिंतन रहा है, यानी जिसके अंदर कुछ नया खोजने की क्षमता होती है उसी के अंदर ये क्षमता पाई जाती है अपसारी चिंतन की। और जब हम इसका इस प्रकार से उसका समाधान करते हैं तो लास्ट में आकर के हम मूल्यांकन करने का काम करते हैं कि जो हमने ये संक्रिया किया वह कहाँ तक कारगर सिद्ध हुआ। तो लास्ट में आता है क्या? मूल्यांकन। तो लास्ट में आता है मूल्यांकन। तो हमने दो पक्ष को देखा, एक विषय वस्तु था, फिर उसके बाद संक्रिया, यानी हमारे सामने जब कोई समस्या आती है तो उसका समाधान हम किस रूप में करते हैं। सबसे पहले संज्ञान, उस समस्या को जानने का प्रयास। स्मरण, हमारे अंदर क्या कोई ऐसी क्षमता, ऐसा कुछ अनुभव है जिससे हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, तो ये हो गया स्मरण। अगर है तो उसको अभिसारी चिंतन के, यानी परंपरागत रूप में जो हमारे पास अनुभव उसी के आधार पे हमने उसको समस्या समाधान कर दिया, तो अभिसारी चिंतन हो गया, यानी परंपरागत चिंतन हो गया। अगर हम कुछ नए तरीके से उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं और नया समाधान खोजते हैं तो ये हो गया अपसारी चिंतन। और इस पूरे समाधान का जब हम मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो समस्या का समाधान सोचा या किया वह कितना कारगर सिद्ध हुआ, तो यह हो गया आपका मूल्यांकन। तो आपने दो पक्ष, पहला विषय वस्तु और दूसरा आपने देखा संक्रिया। तीसरे में हमने आपको बताया कि परिणाम या उत्पाद होता है। तो इसमें जो सबसे पहला होता है इकाई, इसमें जो होता है सबसे पहला इकाई, दूसरा जो होगा वह होगा वर्ग या श्रेणी, वर्ग या श्रेणी। सबसे पहला जो अगर हम बात करें परिणाम का या उत्पाद का, तो परिणाम या उत्पाद में सबसे पहले इकाई या इकाइयां, उसको कहीं कहीं आपको इकाइयां मिल जाएगा और कहीं कहीं इकाई, बात एक ही है, इकाई या इकाइयां। उसके बाद हम देखेंगे फिर होता है संबंध, फिर होगा पद्धतियां या इसी को कहा जाता है प्रणाली, एक सिस्टम। पद्धतियां का मतलब क्या कि एक सिस्टमेटिक ढंग से जो काम किया जाता है उसी को तो कहा जाता है पद्धतियां या प्रणाली। उसके बाद आएगा स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन, और लास्ट में आएगा निहितार्थ। स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन, और लास्ट पॉइंट इसमें आएगा स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन, और लास्ट में आएगा निहितार्थ, या इसी को कहा जाता है आशय। जैसे क्वेश्चन में आपको कहीं कहीं मिलता है इसका आशय स्पष्ट कीजिए, आशय का मतलब अर्थ, निहितार्थ, निष्कर्ष, चाहे जो आप कह सकते हैं। तो अब हमने हम कहाँ पहुंच गए? परिणाम या उत्पाद पे हम पहुंच गए। जो परिणाम या उत्पाद में जो हमको ज्ञात होता है सबसे पहले कि इकाई या वर्ग के रूप में हमको, इकाई या वर्ग, इकाई का मतलब यूनिट होता है। जब हमको जो परिणाम मिलता है, जैसे हम आपसे कहें कि एक आकृति को, अधूरी आकृति को पूरा करना है, तो इसका मतलब कि उस यूनिट को पूरा करना है, उस इकाई को पूरा करना है। तो इस प्रकार से जो उत्पाद होता है आकृति को पूरा करना, तो ये यूनिट हो गया। फिर हम कहें कि वर्ग या श्रेणी किसी विशेष गुण के आधार पे विभिन्न वस्तुओं का श्रेणी बनाना, वर्ग बनाना, यानी एक इसको किस वर्ग में रखेंगे, इसको किस वर्ग में रखेंगे, ये वाली जो क्षमता होती है, ये वाली जो योग्यता होती है, ये आती है किसमें? वर्ग या श्रेणी में। उसके बाद संबंध, विभिन्न आकृतियों में संबंध ढूंढिए। आप देखते होंगे कि अंतर या संबंध दोनों उसमें आता है, इसमें अंतर या संबंध दोनों आएगा। आप देखते होंगे पेपर में भी निकलता है कि दोनों आकृतियों में 10 अंतर ढूंढिए, दोनों में आकृतियों में 10 समानताएं ढूंढिए। इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन से हैं? यानी ये इस प्रकार की संबंध वाली योग्यता के पक्ष में
बात करती हैं। उसके बाद आएगा पद्धतियां या प्रणाली, सिस्टम किसे कहा जाता है। यदि हम कहें कि ए बी सी डॉट, आगे क्या आएगा, तो आपको पता है ए बी सी के बाद डी आता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम अल्फ़ाबेट की बात कर रहे हैं, ए बी सी के बाद डी आएगा। अगर हम कहें कि ए ई आई डॉट फिर यू, तो इसका मतलब ए ई आई फिर ओ आएगा, तो ये क्या है, सिस्टम है। यानी जब हम किसी भी सिस्टम को समझते हैं तो वे जो योग्यता होती है वह कौन सी योग्यता, पद्धतियां या प्रणाली की योग्यता होती है। उसके बाद लास्ट में, इसके पहले स्थानांतरण या प्रत्यावर्तन। प्रत्यावर्तन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम कल्पना करें, कि ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, अगर सभी आदमी के पंख हो जाएं तो क्या होगा। तो ये क्या है, एक हम रूपांतरण करके हम सोच रहे हैं बातों को, और हम सपोज करेंगे कि आदमी के अगर पंख होंगे तो कैसे कैसे वह उड़ेगा, क्या करेगा, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। ये सारी चीजें क्या है, ये हम अपने मस्तिष्क में इसको ला करके और उसको एक आकृतिक रूप में सोचने का प्रयास करते हैं कि एक आदमी है, उसको पंख लगा, वो उड़ा जाएगा, कैसे उड़ेगा, क्या करेगा, कैसे खाएगा, कैसे रहेगा, क्या जीवनचर्या बदलेगी उसकी, ये सारी चीजें। मतलब ये क्या है, रूपांतरण वाली जो क्षमता या प्रत्यावर्तन वाली जो क्षमता है, ये हो गई प्रत्यावर्तन। और लास्ट में निहितार्थ या आशय, किसी भी बात के बारे में जब हम अर्थ स्पष्ट करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो ये वाली जो क्षमता होती है, ये होती है आशय या निहितार्थ की। तो इसी चीज को जेपी गिलफोर्ड ने त्रिविमीय रूप में प्रस्तुत किया। त्रिविमीय रूप का मतलब आप समझते हैं कि त्रिविमीय रूप का मतलब कि किसी घन या घनाभ के आकार का, किसी घन या घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होता है, वही त्रिविमीय होता है। तो उसी में इन्होंने प्रस्तुत किया। जैसे ये आपका ये त्रिविमीय रूप है, और इसमें आप देखेंगे कि एक बीमा इसमें दिखाएगा कि ये विषय वस्तु है, दूसरा बीमा इसमें दिखाएगा कि ये संक्रिया है, और तीसरा बीमा इसमें दिखाएगा कि ये उत्पाद है। तो इसको एक घनाकार रूप में हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और इस रूप में इसको हम देख सकते हैं कि ये किस प्रकार से जेपी गिलफोर्ड ने इसको प्रस्तुत करने का काम किया। बाद में जब इसके आगे हम चलेंगे तो देखेंगे कि जो अब इसके आधार पे इन्होंने बताया, पहले इसको समझिए कि इसके आधार पे इन्होंने बताया कि विषय वस्तु में कुल 4 हैं, संक्रिया में 5 हैं, परिणाम या उत्पाद में 6 हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि इसमें कुल मिला करके 120 प्रकार की योग्यताएं होती हैं। एक मनुष्य में कुल मिला करके 120 प्रकार की योग्यताएं होती हैं। 4 गुणे 5 गुणे 6, 4 पचे 20, छक्का 120 प्रकार की योग्यताएं होती हैं। इसमें जो सबसे पहला, फिर इसमें परिवर्तन भी इन्होंने किया। जो पहला परिवर्तन किया वो आकृतिक जो था, उसमें इन्होंने 2 रूपों में इसको बांटा। आकृतिक को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया। ये 2 भाग में, पहले को इन्होंने कहा कि ये दृश्य आकृतिक हो सकता है, और एक जो है वो श्रव्य आकृतिक हो सकता है। यानी ये आकृतिक जो समस्या हमारे सामने आती है, तो यह 2 रूपों में आ सकती है, एक दृश्य के रूप में और दूसरा श्रव्य के रूप में हमारे सामने आती है। तो जो पहला परिवर्तन इन्होंने किया, यहाँ ये फर्स्ट परिवर्तन है, दृश्य आकृतिक को 2 रूपों में, दृश्य के रूप में और श्रव्य के रूप में, इन्होंने ये पहला परिवर्तन इसमें किया। और जो इन्होंने दूसरा परिवर्तन किया, उसमें इन्होंने कहा कि जो स्मृति होती है उसको भी हम 2 रूप में, एक कूट लेखन और एक धारण, इसको भी 2 भागों में इन्होंने बांट दिया। जो सेकंड वाला इन्होंने परिवर्तन किया, इसको कहा एक कूट लेखन के रूप में, और दूसरा इन्होंने कहा कि धारण के रूप में। इसको हम स्मरण को 2 रूपों में। कूट लेखन का मतलब इनकोडिंग होता है, इनकोडिंग का मतलब, कूट लेखन का मतलब क्या होता है, इनकोड कर दिया जाए, ऐसे कोड बना दिए जाएं कि जो हम दिमाग में इसको कैसे स्मरण में कैसे रखते हैं, हम इसको कूट लेखन के रूप में रखते हैं। कोई ना कोई हमारा कोड होता है जो अपने दिमाग में हम रखते हैं, उसी को कूट लेखन कहा जाता है। और दूसरा धारणा, हम कहाँ धारण करते हैं, तो स्मरण शक्ति होती है, हमारी धारण क्षमता होती है, उसी में हम धारण करते हैं। अब जब इसको रूप बदल दिया गया, तो इस प्रकार से अब क्या हो गया कि यहाँ 4 के जगह पे तो अब 5 हो गया, यहाँ 5 के जगह पे अब 6 हो गया, और फिर यहाँ 6 हो गया।
तो 5 छक्का 30 छक्का 180। अब इन्होंने कहा कि अब 180 प्रकार की कुल योग्यताएं हैं, 180 प्रकार की कुछ कुल मानसिक योग्यताएं हैं। तो ये रहा जेपी गिलफोर्ड का त्रिविमीय आयाम सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है संरचनात्मक बुद्धि सिद्धांत। तो जेपी गिलफोर्ड ने अपने बुद्धि के संरचनात्मक सिद्धांत में बुद्धि को त्रिविमीय संरचना का माना है, और उन्होंने कहा कि जो हमारी बुद्धि है उसको त्रिविमीय परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, जिसमें तीनों जो विमा है, एक को इन्होंने कहा कि ये विषय वस्तु होगी, दूसरा संक्रिया होगी, और तीसरा परिणाम या उत्पाद होगा। और आपको हमने समझा दिया कि अगर विषय वस्तु का मतलब होता है कि हमारे सामने समस्याएं किस किस रूप में आती हैं, संक्रिया का मतलब होता है समस्या आने पर हम उसका समाधान किस किस रूप में कैसे कैसे करते हैं, और फिर उत्पाद को हमने समझा दिया कि किस किस रूप में ये परिणाम या उत्पाद होता है। तो यही था जेपी गिलफोर्ड का त्रिविमीय आयाम सिद्धांत। इसके आगे के क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बुद्धि के मापन का इतिहास रहा है और बुद्धि के मापन की कौन कौन सी विधियां थी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।